हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एके क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग बहुत दिन से हमसे रिक्वेस्ट कर रहे थे और हम हर वीडियो के कमेंट में बस यही देख रहे थे कि सर आप चैप्टर वाइज फॉर्मूले दे दो, चैप्टर वाइज फॉर्मूले दे दो, चैप्टर वाइज फॉर्मूले दे दो। तो बच्चों आज आपके वो कमेंट बंद हो जाएंगे क्योंकि आज से मैंने क्लास 12th मैथ के सभी चैप्टर वाइज फॉर्मूले की वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी है बच्चों। ठीक है, तो आज हम बच्चों चैप्टर नंबर 1 संबंध एवं फलन के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपको प्रोवाइड करेंगे बच्चों। और एक बात विशेष ध्यान रखिएगा बच्चों, अगर मुझे इस वीडियो का रेस्पॉन्स बहुत अच्छे से मिलेगा तभी मैं आगे चैप्टर्स की वीडियो फॉर्मूले की बनाऊंगा। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, जिससे कि इस वीडियो पर रेस्पॉन्स आपका बहुत अच्छे आए और बहुत अव्वल व्यूज आए, जिससे कि मैं आगे चैप्टर्स की भी वीडियो फिर मैं आपको लिए प्रोवाइड कर सकूं बच्चों। आप जानते ही बच्चों, देखिए चैप्टर जो समय है, समय का बहुत अभाव है बच्चों, टाइम की बहुत ज्यादा शॉर्टेज चल रही है। तो अब आपको मैं अनशॉर्ट भी करा रहा हूं। अभी तक 2019 के 2 सेट हम आपको कंप्लीट करा चुके हैं और दोनों सेट की जितनी भी वीडियो प्रोवाइड की है मैंने, उन सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ था, आप लोग जाके जरूर देख लीजिएगा बच्चों। ठीक है, और हम देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 से लेके 8 तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड कर चुके हैं और सॉल्यूशन भी करा चुके हैं। उनका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाके जरूर देख लीजिएगा बच्चों। ठीक है, तो इसी वजह से बच्चों टाइम का बहुत अभाव है बच्चों, और फिर भी आप लोगों के इतने कमेंट्स आ रहे थे, इस वजह से मैंने सभी चैप्टर्स की वीडियो बनाने के लिए फैसला किया है चैप्टर वाइज। तो पहले मैं आज आपको पहले चैप्टर की पहली वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से फॉर्मूले हैं और कैसे कैसे आपको यूज करने हैं। अगर यकीनन मानिए अगर आप इन फॉर्मूलों को अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो आपका चैप्टर आराम से क्लियर हो जाएगा, बिकॉज यू नो मैथ में बिना फॉर्मूला के कुछ भी नहीं होता है। तो फॉर्मूले बेहद जरूरी हैं। बस ध्यान रखिएगा रेस्पॉन्स एकदम टिप टॉप आना चाहिए, जिससे कि आने वाले चैप्टर्स की आपको वीडियो मिल पाए। ठीक है बच्चों, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और सभी लोग लिंक सहित अपने स्टेटस पर, व्हाट्सएप पर, ठीक है, और फेसबुक पर बच्चों जरूर शेयर कर देना। ठीक है बच्चों, इंस्टाग्राम पर भी बच्चों शेयर कर देना। और बच्चों देखिए, हम लोगों ने क्लास 12th का 2022 के लिए क्लास 12th और 10th का न्यू बैच बच्चों स्टार्ट कर दिया है, जिसकी फीस सिर्फ हमने 400 रुपये रखी है क्लास 12th की पूरे साल की, और 10th क्लास की 300 रुपये पूरे साल की। जिसमें हम आपको क्या क्या देना सुन लीजिए पहले। 400 रुपये कोई ज्यादा नहीं है, एक महीने की ऑफलाइन की बैच की फीस होती है बस 400 रुपये, और यहाँ पूरे साल। और साथ में क्या क्या देने वाला हूँ मैं आपको, नोट्स दूंगा, पूरे मैथ का सॉल्यूशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा जो बोर्ड परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं, और उन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 80% क्वेश्चन उस टाइप के बोर्ड एग्जाम में बनते हैं बच्चों। ठीक है, और देखिए मॉडल पेपर देने वालों जो मार्केट में उपलब्ध होते हैं, आप मार्केट में जाएंगे 80-90 रुपए का मार्केट का जो है मॉडल पेपर आता है। तो मैं यहाँ पे आपको मॉडल भी पेपर प्रोवाइड करने वाला हूँ बच्चों, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है ही, जितना भी मैथ का कंप्लीट स्टडी मटेरियल वो सारी चीज हम आपको यार प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो 400 रुपये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। 400 रुपये में मैं आपको पूरे साल पढ़ाने वाला हूँ, नोट्स देने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूँ, प्रैक्टिस सेट्स पेपर देने वाला हूँ, मॉडल पेपर देने वाला हूँ, इतना कुछ देने वाला हूँ कि आपकी मैथ की टेंशन खत्म हो जाएगी। 2022 में आप जरूरी बच्चों 90+ मैथ में नंबर लेकर आएंगे अगर आप हमारे यहाँ से स्टडी करेंगे। तो धमाकेदार तैयारी कराई जाएगी एकदम। ठीक है, टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा, एकदम 0 लेवल से पढ़ाऊंगा और हायर लेवल तक आपको मैथ में जो है लेकर जाऊंगा, एकदम मैथ में टिप टॉप आपको बना के छोड़ूंगा बच्चों। ठीक है, 1 महीने के अंदर आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट देख लेंगे कि हाँ हमारे अंदर कुछ इंप्रूव हो रहा है, उस लेवल से हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो 1 अप्रैल से आपका क्लास 12 और 10 का बैच स्टार्ट हो गया है, जल्दी से हमारा बैच ज्वाइन कर लीजिए। सारी चीजें हम आपको एक ग्रुप बनाएंगे और उसमें प्रोवाइड करेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट्स हो सके बच्चों, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं प्लीज आप भी ज्यादा बच्चों इस बात को शेयर कीजिएगा, और जितने भी आपके आस पड़ोस मोहल्ले या जिस रिलेशन या जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं वहां के स्टूडेंट्स अगर 9 से 12th में आने 9 से 10th और 11 से 12th में आने वाले, तो सभी साथ वाली बात बच्चों शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 संबंध एवं फलन, मींस रिलेशन एंड फंक्शन के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। आइए देखिए बच्चों, फॉर्मूले समझने के लिए आपको कॉन्सेप्ट समझना बेहद जरूरी है, बिकॉज ये जो चैप्टर नंबर 1 है ना, ये थोड़ा सा लैंग्वेज वाला चैप्टर है, और मैंने इतनी अच्छे लेवल से आपको पढ़ाया है कि आपको पूरे YouTube पर कोई नहीं पढ़ा सकता, बहुत आसान भाषा में। जिन क्वेश्चंस की शक्ल देख के आप लोगों को पसीना आ जाता था, अब आप उनको देख के हंसते हैं और कहते हैं ये तो छुट्टियों का सवाल है, 2 मिनट में कर लेंगे। ठीक है, इस लेवल से मैंने आपको पढ़ाया था, और नया जो बैच है 12th का शुरू हो गया, उसमें भी मैं ये चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आइए आज हम एक ही वीडियो लेक्चर के अंदर पूरे चैप्टर के फॉर्मूले समाप्त करते हैं। तो बच्चों देखिए, अगर हम बात करें
रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर जो पहली एक्सरसाइज है उसमें जो क्वेश्चन बनते हैं बच्चों वो बनते हैं रिलेशन से संबंधित, संबंध से संबंधित, ठीक है। और संबंध के यहाँ पर टाइप पढ़ते हैं बच्चों इस एक्सरसाइज में। 3 टाइप मैंने आपको पढ़ाए हैं रिलेशन के बच्चों, ठीक है। स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध और संक्रामक संबंध। इन्हीं 3 संबंधों में से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बच्चों पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो यहां से बच्चों देखिए होते क्या है, मैं इनको आपको समझाता हूं पहले, ठीक है। हम यहाँ पे 3 टाइप के संबंध पढ़ने वाले हैं बच्चों। नंबर 1 संबंध के प्रकार। संबंध नहीं पूछा था, संबंध के प्रकारों में से क्वेश्चन आता है। संबंध के प्रकार, ठीक है बच्चों। टाइप ऑफ रिलेशंस, बच्चों 3 टाइप के हम यहां पर रिलेशन पढ़ने वाले हैं। पहला स्वतुल्य संबंध, पहला संबंध को होता है स्वतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है बच्चों। दूसरा जो हम पढ़ने वाले हैं बच्चों वो होता है सम्मित संबंध, सम्मित संबंध, ठीक है बच्चों, सिमेट्रिक रिलेशन। और जो तीसरा रिलेशन होता है बच्चों वो होता है संक्रामक रिलेशन, ठीक है बच्चों। कौन सा रिलेशन? संक्रामक रिलेशन। तीसरा संक्रामक संबंध, ठीक है। ये 3 रिलेशन है बच्चों पहली एक्सरसाइज में, यानी कि 1.1 में। अगर आपने ये 3 रिलेशन समझ लिए तो आपका चैप्टर जो पहले की 1.1 एक्सरसाइज है वो समाप्त, बिकॉज इसी से संबंधित क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बनते हैं। तो इनकी बच्चों कुछ कंडीशंस होती हैं कि कोई भी रिलेशन स्वतुल्य संबंध होगा तो कब होगा, इसकी क्या कंडीशन है। वो कंडीशन अगर आपने याद कर ली तो फिर आपका काम खत्म। तो मैं पहले यहाँ पे आपको इन सभी की कंडीशन बताऊंगा, फिर एक एग्जाम्पल दूंगा, ठीक है बच्चों। और उस एग्जाम्पल बेस पर मैं आपको ये करके दिखाऊंगा, तो आपकी पहली एक्सरसाइज के फॉर्मूले समाप्त हो जाएंगे। सिर्फ 3 हैं, इन तीनों को समझ लो, पहली एक्सरसाइज ले जाओ। बोर्ड में नंबर पक्का आने वाला है बच्चों, बोर्ड में पक्का सवाल आएगा इस एक्सरसाइज से, ठीक है। आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जानी है। देखिए बच्चों सबसे पहले अगर हम बात करें स्वतुल्य संबंध की, तो यहाँ पर बच्चों हमें दिया क्या होता है, सबसे पहले एक समुच्चय हमें दिया होगा। क्या है? एक हमें समुच्चय दिया होगा, कोई भी a बराबर। अब वो समुच्चय कुछ भी हो सकता है, प्राकृतिक संख्याओं हो सकता है, वास्तविक संख्याओं हो सकता है, सम संख्याओं हो सकता है, विषम संख्याओं हो सकता है, पूर्णांकों का हो सकता है, कुछ भी नंबर हो सकते हैं, या फिर 1 2 3 4 5 कुछ नंबर दे दिए हों अपनी तरफ से, तो कुछ भी दिए हो सकते हैं बच्चों, ठीक है। और इस समुच्चय से फिर हम एक रिलेशन बनाते हैं बच्चों। हमें एक रिलेशन दिया होगा सवाल के अंदर, और रिलेशन के अंदर कुछ एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक है बच्चों, तो रिलेशन बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे बच्चों स्वतुल्य संबंध के लिए, इन तीनों संबंधों को चेक करने के लिए हमें 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी, और वो हमें सवाल में दी होंगी। क्या? नंबर 1 कोई समुच्चय दिया होगा, कोई सेट दिया होगा किन्हीं संख्याओं का, और फिर उससे एक हमें रिलेशन दिया होगा, और हम रिलेशन के एलिमेंट निकालेंगे जो रिलेशन हमें दिया है उसके अनुसार, तो हम एक रिलेशन बना लेंगे, ठीक है। क्लियर? अब देखिए ये हमारे पास मान लीजिए समुच्चय ए है और ये रिलेशन है, तो अब इनको हम चेक कैसे करेंगे, इनकी कंडीशन क्या है वो समझ लीजिए, बस कहानी खत्म पहली एक्सरसाइज की। देखिए बच्चों यहां पर हम क्या करने वाले हैं, स्वतुल्य संबंध की कंडीशन क्या होती है बच्चों? फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। इट मींस कि इस सेट ए में जितने भी यहां पर हम वो एलिमेंट लेंगे जो इस सेट ए के अंदर होगा। सेट ए जो आपको समुच्चय सवाल में दिया होगा उसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, ठीक है, उसके अंदर जो भी एलिमेंट दिए होंगे उसी में से कोई एक एलिमेंट उठा लो, कोई एक एलिमेंट उठा लो। अब हम वो एलिमेंट उस सेट ए में से उठा रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो एलिमेंट सेट ए से बिलोंग करेगा, क्योंकि हमने उसी सेट में से लिया तो उससे तो बिलोंग करेगा, उससे तो संबंधित होगा ही होगा। अगर हमने कोई एलिमेंट सेट ए में से लिया और वो सेट ए को बिलोंग कर रहा है तो शर्त ये होगी कि इंप्लाइज दैट ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। मतलब कि सेट ए में से आपने जो भी एलिमेंट लिया है वो सेट ए से बिलोंग कर रहा है, तो उस एलिमेंट का खुद के साथ ही आर रिलेशन होना आवश्यक है। स्वतुल्य संबंध की कंडीशन ये कहती है कि जितने भी सेट ए में या जो भी आपको सेट दिया है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं उन एलिमेंटों का खुद के साथ रिलेशन होना जरूरी है। अगर उन एलिमेंटों का खुद के साथ रिलेशन है तो वो स्वतुल्य संबंध होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो हमने मान लीजिए सेट ए के अंदर कुछ एलिमेंट आ रहे हैं, तो सभी एलिमेंटों को हमें बारी बारी से चेक करना है। पहला एलिमेंट उठा लो, वो सेट ए से बिलोंग करता है, यस, तो फिर वो खुद के साथ, यानी अगर मान लीजिए कि इसके अंदर ए आ रहा है और बी आ रहा है, तो ए बिलोंग्स टू ए, यस, स्मॉल ए जो है
वो कैपिटल ए का एलिमेंट है, जो कि स्मॉल ए कैपिटल ए यानी समुच्चय के अंदर आ रहा है। तो जो ए है वो सेट ए का अवयव है, तो ए कॉमा ए आर के अंदर होना चाहिए। ठीक है, हम जो रिलेशन बनाएंगे तो उसमें ए कॉमा ए होना चाहिए। अगर जो स्मॉल ए है वो समुच्चय के अंदर आ रहा है, लेकिन ए कॉमा ए आर के अंदर नहीं आ रहा है, तो फिर वो स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। ठीक है, इसके अंदर मान लीजिए दो एलिमेंट हैं, तो ए जो है सेट ए से बिलोंग कर रहा है और ए कॉमा ए आर के अंदर है, तो फिर स्वतुल्य संबंध होगा। ठीक है, अगर कोई एलिमेंट जो सेट में है और उसका खुद के साथ आर रिलेशन है, यानी खुद के साथ जो रिलेशन है वो आर के अंदर है, तो वो स्वतुल्य संबंध होगा। तो मान लीजिए इसके अंदर 10 एलिमेंट हैं, तो 9 एलिमेंट तो जो है स्वतुल्य संबंध की कंडीशन पूरी कर रहे हैं। मान लीजिए सेट ए के अंदर 9 एलिमेंट हैं, ठीक है, 10 एलिमेंट हैं और 9 एलिमेंट तो इस कंडीशन को पूरा कर रहे हैं कि भैया सेट ए में है तो उनका खुद के साथ आर रिलेशन है, लेकिन 10वां या कोई 10 में से कोई एक भी अवयव सेट ए में तो है लेकिन उसका खुद के साथ आर रिलेशन नहीं है, तो वो फिर स्वतुल्य नहीं होगा। ठीक है, सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे सभी स्वतुल्य संबंध की कंडीशन पूरी कर रहे हैं। गलती से अगर एक भी नहीं करेगा तो फिर वो स्वतुल्य संबंध नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, नहीं प्रूफ करने के लिए एक ही एग्जाम्पल काफी है कि उसका खुद के साथ आर रिलेशन ना हो। ठीक है, तो अगर कोई एलिमेंट सेट ए से बिलोंग करेगा तो उसके साथ खुद के साथ आर रिलेशन होना चाहिए, यानी ए कॉमा ए आर में होना चाहिए, तो वो स्वतुल्य संबंध होता है। क्लियर, ये स्वतंत्र संबंध की कंडीशन हो गई। अभी मैं एक एग्जांपल भी दूंगा, ठीक है, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दूसरी सम्मित की कंडीशन बात करें बच्चों, सम्मित, इसलिए हमने देखो फॉर ऑल का निशान लगा दिया था, मतलब सेट ए में जितने भी एलिमेंट है उन सभी के लिए इस शर्त का पालन होना बेहद जरूरी है। अगर एक के लिए भी पालन नहीं हुआ तो वो स्वतंत्र नहीं होगा, सबके लिए होना चाहिए जितने भी सेट ए में आ रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों सम्मित की। तो सम्मित बहुत आसान है यार, ठीक है, बहुत आसान है, टेंशन लीजिए, आ जाइए। देखिए सम्मित संबंध की कंडीशन ये होती है, देखिए कि फॉर ऑल A, B belongs to R, A, B belongs to A, B belongs to R, यानी कि implies that B, A भी belongs to R होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है, सम्मित संबंध में हम क्या करते हैं, सेट, यहां तो हम क्या करते हैं स्वतंत्र संबंध में एक एलिमेंट ले रहे थे सेट ए से, वो सेट ए से बिलोंग कर रहा था, तो उसका खुद के साथ आर रिलेशन होना चाहिए, यानी अगर ए सेट ए से बिलोंग कर रहा तो ए कॉमा ए आर में होना चाहिए, हम ये देख रहे थे। लेकिन यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम सेट ए में कुछ भी नहीं देखेंगे, दोनों ही चीजें आर में देखेंगे। क्या हम क्या करेंगे, इस आर के अंदर जो भी क्रमित युग्म आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि इसके अंदर ए कॉमा बी आ रहा है और एक बी कॉमा ए आ रहा है, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, रिलेशन जो हमने बनाया है वहां से एक क्रमित युग्म उठा लेंगे, कोई भी, जितने भी उसके अंदर क्रमित युग्म बने हुए हैं कोई भी उठा लो। मान लीजिए हमने ए कॉमा बी ले लिया, ठीक है, तो ए कॉमा बी आर के अंदर आ रहा है, तो इट मींस ए कॉमा बी आर से बिलोंग करेगा, तो यहां करेंगे ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। भाई ए कॉमा बी आर से बिलोंग कर रहा है तो फिर बी कॉमा ए भी आर से बिलोंग करना चाहिए। इसका मतलब कि यदि रिलेशन में ए कॉमा बी है, ए कॉमा बी आर से बिलोंग कर रहा है, तो फिर बी कॉमा ए भी आर के अंदर होना चाहिए। अगर ए कॉमा बी आर में है तो फिर बी कॉमा ए भी आर में होना चाहिए, तब जाके हम कहेंगे कि ये जो रिलेशन है ये सम्मित है। ठीक है बच्चों, हाँ, अगर ए कॉमा बी ही आर में नहीं है तो बी कॉमा ए आर में हो या ना हो फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन शर्त यह है कि पहले ये शर्त पूरी होनी चाहिए, जो भी आप ये पहला क्रमित युग्म उठा रहे हैं ये रिलेशन के अंदर होना चाहिए, तब आप उसको उल्टा चेक करेंगे उसके अंदर है या नहीं। अगर यही नहीं है तो उसको चेक करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो शर्त यह है कि अगर ए कॉमा बी आर में है, अगर ए कॉमा बी आर में है तो फिर बी कॉमा ए भी आर में होना चाहिए, तो फिर हम कहेंगे कि ये जो रिलेशन है ये सम्मित संबंध है। ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक है, तो और ये फॉर ऑल इसलिए लगा दिया है कि इस आर के अंदर जितने भी क्रमित युग्म आएंगे उन सभी के लिए इस रूल का फॉलो होना बेहद जरूरी है। अगर कोई एक क्रमित युग्म आपने आर में से उठा लिया, मान लिया 2,3 आर में से उठा लिया, 2,3 आर में है तो फिर 3,2 भी आर में होना चाहिए। अगर 3,2 आर में नहीं है ना तो फिर वह जो आपका सम्मित नहीं होगा। ठीक है, तो ये सम्मित की कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन बात करते हैं हम संक्रामक की। संक्रामक की कंडीशन क्या होती है, फॉर ऑल अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर,
यानी ए कॉमा बी अगर आर में है तब, नहीं है तो फिर कोई बात ही नहीं है। ए कॉमा बी आर में है। दूसरा, तथा बी कॉमा सी भी आर में है, यानी ए कॉमा बी आर से बिलोंग करता है, बी कॉमा सी आर से बिलोंग करता है, तो इंप्लाइज दैट ए कॉमा सी भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ठीक है, तो सेट ए में तो सिर्फ हम सममित में स्वतुल्य में देखते हैं कि एक एलिमेंट सेट ए से ले लो तो ए कॉमा ए आर में होना चाहिए, लेकिन सममित और संक्रामक के लिए सेट से हमारा कोई मतलब नहीं है, सीधे रिलेशन में बात करते हैं। अगर कोई रिलेशन में है तो उसका उल्टा भी रिलेशन में होना चाहिए, तो सममित होता है। ऐसी संक्रामक ए कॉमा बी आर में है या नहीं, पहले चेक कर लो कि साहब है। ए कॉमा बी आर में है मान लीजिए, ठीक है, बी कॉमा सी भी आर में है और सी कॉमा ए आर में है सपोज। तो हमने देखा ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, ए कॉमा बी आर में है। बी कॉमा सी, ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी कर लो इसे, ठीक है। अब देखिए ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, हम क्या चेक करेंगे, रिलेशन में से कोई एक क्रमिति को उठा लेंगे। मान लीजिए हमने ए कॉमा बी ले लिया, ठीक है, तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, यस ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर बिकॉज ए कॉमा बी आर में है। फिर बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, यस बी कॉमा सी भी बिलोंग्स टू आर है। हाँ, अगर ये दो शर्तें पूरी होंगी, अगर ये दो शर्तें पूरी होंगी कि ए कॉमा बी भी आर में है, बी कॉमा सी भी आर में है, तो फिर ए कॉमा सी भी आर में होना चाहिए, ये वाली बात, ठीक है। ए कॉमा बी आर में है, ठीक है साहब, बी कॉमा सी आर में है, ठीक है साहब, तो फिर ए कॉमा सी भी आर में होना चाहिए, तो फिर हम कहेंगे कि ये जो रिलेशन है संक्रामक है। ठीक है बच्चों, ये तीन शर्तें हैं, तीन रिलेशन है पहली एक्सरसाइज में। आपकी ये क्लियर, आपका सब कुछ क्लियर, ठीक है, पहली एक्सरसाइज से। तो इन तीन शर्तों का विशेष ध्यान रखिएगा। ये चेक करने से पहले ये दोनों आर के अंदर होनी चाहिए, तब जाके हम इस शर्त पे पहुंचेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है, तो फिर ए कॉमा सी भी आर में होना चाहिए। अगर ए कॉमा सी, मतलब ये दोनों तो आर में है लेकिन ए कॉमा सी आर में नहीं है, तो फिर जो है संक्रामक संबंध नहीं होगा। ए कॉमा बी भी आर में होना चाहिए, बी कॉमा सी भी आर में होना चाहिए, तब हम देखेंगे कि ए कॉमा सी भी आर में है या नहीं है, तो संक्रामक है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो ये तीन रिलेशन थे तो पहली एक्सरसाइज में। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए बच्चों, मैं एक एग्जांपल देता हूं अपनी तरफ से, ठीक है, अपनी तरफ से बना के दे रहा हूं, मुझे नहीं पता एग्जाम में है या नहीं क्या है, मैं अपनी तरफ से सीधे ले रहा हूं बच्चों। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक सेट है, और इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, क्लियर, और इससे मैंने एक रिलेशन बना लिया। किताब में जो भी दिया होगा मैं डायरेक्ट बना कर लिख रहा हूँ आपको सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। और इसके अंदर जो आए आपके, वो आए 1, 1, 2, 2, 3, 3, ठीक है, 3, 3, और उसके बाद 1, 2, 2, 3, 1, 2, 2, 3 और 1, 3, ठीक है, इस तरीके से। ऐसे ही आपने ले लिया 2, 3 और 3, 2, 2, 3, 3, 2, तो 2, 2, ठीक है, ये है आर के अंदर, ठीक है। और एक और हम ले लेते हैं यहाँ पर 2, 1, 3, 1, 3, 1 और 3, 2 तो है भी, ये मान लीजिए ये एक रिलेशन हमने बना लिया, ठीक है, अपनी तरफ से बनाया मैंने, ठीक है, अपनी तरफ से। अब ये मत कहिएगा ये तो आपने अपनी तरफ से छाप दिया, तो मैं आपको समझा रहा हूँ सिर्फ। आपको क्वेश्चन बहुत सारे करने, तो चैप्टर मैंने कराया, वहाँ जाके आप देख लीजिए, सब कुछ मिलेगा वहाँ, ठीक है। यहाँ सिर्फ समझाने के लिए, क्योंकि इतना टाइम नहीं है सारी चीज़ समझाई जाए, सिर्फ चीज़ों को क्लियर करा रहा हूँ मैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों, हम पहले चेक करेंगे स्वतुल्य, तो यहीं पर देख लीजिए आ जाइए। स्वतुल्य के लिए शर्त क्या होगी कि ए के अंदर 3 एलिमेंट आना है, 1 2 3, ठीक है। तो चेक करो भैया, चेक कैसे करते हैं कि 1 बिलोंग्स टू सेट ए, यस 1 सेट ए से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि 1 सेट ए के अंदर आ रहा है, तो 1, 1 आर से बिलोंग करना चाहिए, यानी 1, 1 आर में होना चाहिए। अगर 1 सेट ए में है तो 1, 1 भी आर में होना चाहिए, 1 का 1 के साथ आर रिलेशन होना चाहिए। क्या 1, 1 आर में है? चेक करो तो है, मतलब इस एलिमेंट के लिए स्वतुल्य संबंध की कंडीशन पूरी हो रही है। लेकिन सिर्फ एक से ही चेक करने से काम नहीं चलेगा, जितने भी एलिमेंट है सब में ये शर्त पूरी होनी चाहिए। तो 1 सेट ए में है तो 1, 1 आर में है, ठीक है। ऐसी 2 सेट ए में है तो 2, 2 आर में है,
3 सेट ए में है तो 3,3 आर में है। तो ए के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी को ऐसे चेक करेंगे, अगर सभी इस नियम का पालन कर रहे हैं तो स्वतुल्य संबंध होता है। तो फिर यहां पर हम लिख देंगे 1 बिलोंग्स टू सेट ए इंप्लाइज दैट 1,1 बिलोंग्स टू आर, अतः स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, और सभी जितने भी एलिमेंट सेट ए में आ रहे हैं वो सभी इस नियम का पालन कर रहे हैं, तो फिर यहां पर फॉर ऑल लगा देंगे, ऐसे आपको लिख कर आना है। ठीक है, क्लियर। अब सम्मित की बात कर लेते हैं। सम्मित में क्या करते हैं, ये जो a, b है ये r में चेक करते हैं, अगर ये r में है तो इसका उल्टा b, a भी r में होना चाहिए, और r के अंदर जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं सभी शर्त का पालन करें। ठीक है, तो कोई भी उठा लो r में से कोई भी एक क्रमिक युग्म उठा लो। मान लीजिए मैंने उठा लिया 1,2, यस 1,2 r में है जो कि 1,2 r के अंदर आ रहा है, 1,2 r से बिलोंग करता है, तो फिर 2,1 भी r से बिलोंग करना चाहिए। 1,2 अगर r में है तो 2,1 भी r में होना चाहिए तो होगा। तो 2,1 है कि r में, चेक कर लो, 2,1 भी r में है। देखो 1,2 है तो 2,1 भी है, ऐसे सभी चेक करो। 2,3 r में है तो 3,2 भी r में होना चाहिए, तो 3,2 r में है तो ये रहा। 1,3 r में है तो 3,1 भी r में होना चाहिए, तो 3,1 r में है तो 1,1 है तो 1,1 भी होना चाहिए, तो 1,1 यही है, तो 2,2 है तो फिर 2,2 भाई 2,2 फिर इसका उल्टा करेंगे तो वो भी 2,2 होगा, तो 2,2 r में है तो 2,2 भी तो r में है। ठीक है, तो ऐसे जितने भी इस r के अंदर आ रहे हैं वो सबके सब इस नियम का पालन करना चाहिए, अगर एक ने भी नहीं किया तो नहीं होगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो सब कर रहे हैं भाई, हमने सब चेक कर लिए, तो किसी एक को लिख देना है, या तो आप पेपर में ऐसे लिखाओ या ऐसे लिखाओ, जैसे या फिर मैं लिख रहा हूं ऐसे लिखाओ भाई, इस भाषा में लिख दो या ऐसे में लिख दो, एक ही बात है। अब देखो इसमें से कोई एक उठा ली, मान लो हमने ले लिया 1,2 बिलोंग्स टू r, 1,2 बिलोंग्स टू r है तो 2,1 भी बिलोंग्स टू r होना चाहिए है, और ऐसे ही सभी हमने चेक कर लिए, सभी इस नियम का पालन कर रहे हैं, तो फिर यहां पे लगा देंगे फॉर ऑल और लिख देंगे अतः संबंध सम्मित है। क्लियर। अब संक्रामक में आ जाओ, 2 क्रमिक युग्म उठाने r में से कोई भी उठा लो, 1,2 ठीक है। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, ये a, b है तो फिर ये b, c है, मतलब ये वाला और ये वाला एलिमेंट सेम होना चाहिए। ठीक है, तब जाके बात नहीं। देखिए हमने ले लिया 1,2, यानी ये मान लीजिए a है और ये b है, तो 1,2 है, फिर ये 2 किसी और के साथ है, ये रहा b, c भाई 1,2 2,3, तो फिर 1,2 r में है 2,3 r में है, तो फिर ये पहला और ये चौथे वाला a, c यानी 1,3 भी r में होना चाहिए, तो 1,3 r में है क्या, है तो ये रहा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। 1,2 r में है 2,3 r में है तो फिर 1,3 भी r में होना चाहिए, तो 1,3 r में है तो वो रहा, इसका मतलब इस शर्त का पालन हो रहा है। ठीक है, शर्त यह है कि पहले ये दोनों चीजें r के अंदर होनी चाहिए, तब हम ये वाली चीज r के अंदर देखेंगे, अगर दिख गई तो ठीक है, अदरवाइज नहीं हुआ। तो समझ में आया, तो यहाँ पर आप लिख देंगे, और ऐसे सभी को चेक करेंगे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 1, अगर सभी बैठ रहे हैं तो आप लिखेंगे 1,2 बिलोंग्स टू r, 2,3 बिलोंग्स टू r implies that, तो 1,3 बिलोंग्स टू r, और सभी इस नियम का पालन कर रहे हैं तो आप फॉर ऑल लगा देंगे और लिख देंगे अतः ये संक्रामक संबंध है। इज दैट क्लियर। अब एक रिलेशन और आता है चौथा, जिसे हम तुल्यता संबंध बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, तुल्यता संबंध। तो चौथा है बच्चों आपका, ये 3 तो है ही, और इसके बाद चौथा एक बनता है तुल्यता, इक्विवेलेंस रिलेशन, तुल्यता संबंध। अब ये तुल्यता संबंध कौन सा होता है भाई, तो देखिए अगर कोई संबंध सतुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रामक भी है, ये तीनों हैं, तो फिर वो संबंध तुल्यता संबंध होगा। क्लियर। तुल्यता संबंध होने के लिए शर्त यह है कि पहले वो रिलेशन सतुल्य भी होना चाहिए, सम्मित भी होना चाहिए, संक्रामक भी होना चाहिए। अगर वो रिलेशन तीनों हैं तो फिर वो तुल्यता संबंध होगा, अगर तीनों में से कोई एक भी नहीं है तो फिर वो तुल्यता संबंध नहीं होगा। तो ये जो हमने अभी रिलेशन चेक किया है, ये सतुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रामक भी है, तो फिर ये तुल्यता संबंध भी होगा। ठीक है, यहां पर लिख देता हूं मैं, तुल्यता
संबंध होने के लिए वह संबंध स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक होना चाहिए। ठीक है, ये तीनों जरूर होने चाहिए। तो हम अगर हमें कोई चेक करना है कि ये कह रहा है सवाल में सिद्ध करो कि ये तुल्यता संबंध है, तो पहले उस संबंध को हम स्वतुल्य प्रूफ करेंगे, जैसे हमने अभी ये प्रूफ किया है, फिर सम्मित प्रूफ करेंगे और संक्रामक, यानी ऊपर वाला ये पूरा काम हमें करना पड़ेगा। अगर ये तीनों हैं तो फिर हम लिख देंगे तुल्यता है, कोई अलग से नहीं आई है तुल्यता चीज। ये तीनों ही चेक करने बिल्कुल ऐसे ही। अगर हमसे तुल्यता प्रूफ करा रहा है तो पहले हम उसे ऐसे ही लिखेंगे कि हाँ जी ये स्वतुल्य है, हाँ जी ये सम्मित है, हाँ जी ये संक्रामक है। तो फिर हम लिख देंगे लास्ट में दिया गया संबंध स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों है तो ये तुल्यता संबंध भी होगा। ठीक है, तो ये पहली एक्सरसाइज के फॉर्मूले समाप्त। चलिए, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है यार, देखिए वीडियो को देखिएगा पूरा, तो ये सारी चीजें क्लियर होंगी तभी चैप्टर खत्म होगा। एक वीडियो में पूरे चैप्टर का निचोड़ दे रहा हूं आपको यार, और क्या चाहिए। ठीक है, तो ये पहला एक्सरसाइज में संबंध खत्म, और दूसरी एक्सरसाइज में आ जाते हैं। दूसरी एक्सरसाइज में क्या पूछता है, और पहली और दूसरी एक्सरसाइज से ही क्वेश्चन बनता है। कोई भी अनसॉल्व पेपर उठाकर देख लो, 98% आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वो पहली और दूसरी एक्सरसाइज से ही मिलेंगे। ठीक है, चाहे पिछले साल का पेपर देख लो या अनसॉल्व पेपर उठाकर देख लो या कुछ भी देख लो। ठीक है, अब अगला देखिए, अगली जो एक्सरसाइज है वो संबंधित है फंक्शन से, फलन से संबंधित है बच्चों वो एक्सरसाइज। और वहां पर जो फलन है हम यहाँ दो प्रकार के पढ़ते हैं, वैसे होते तीन प्रकार के फंक्शन हैं, लेकिन यहाँ पर हम टू टाइप के पढ़ेंगे। क्लास 12th में सिर्फ 2 टाइप के हैं, तीसरे टाइप का नहीं है, बट मैं थोड़ा सा आपको समझा दूंगा। देखिए, बात करें यहाँ पर फलन के प्रकार, तो फलन तो नहीं पूछा जाता है, बट फलन के प्रकार के ऊपर क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है, इसलिए वही समझा रहा हूं। ठीक है, फलन यहाँ पे हम बच्चों दो प्रकार के पढ़ेंगे। ठीक है, एक तो एकैकी फलन जिसे हम 1-1 फंक्शन भी बोलते हैं। दूसरा आच्छादी फलन, और तीसरा होता है आंतरिक आच्छादी फलन। तो ठीक है, 3 प्रकार के फंक्शन है, एकैकी फलन, आच्छादी फलन और आंतरिक आच्छादी फलन। तीसरा होता है आंतरिक आच्छादी फलन। ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट ये दोनों है, लेकिन इसको भी समझ लेना। ठीक है, एकैकी 1-1, आच्छादी ऑन-टू, आंतरिक आच्छादी इन-टू, 3 टाइप के होते हैं। 1-1 फंक्शन, ठीक है, ऑन-टू फंक्शन और इन-टू फंक्शन। ठीक है, इन 3 टाइप के फंक्शंस के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, इनकी भी कंडीशंस होती हैं, जैसे आपको वहां पे आपने पढ़ा स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक की कंडीशन थी, ऐसे यहाँ इनकी भी कंडीशन आपको पता होना बेहद जरूरी है। कैसे, देखिए, एकैकी फलन की कंडीशन क्या होती है सुन लीजिए। इसको हम 2 तरीके से हम करेंगे, यहाँ पर प्रूफ बता सकते हैं हम 2 तरीके से कि जो है आपका एकैकी है या नहीं है। एक तो हम प्रूफ करेंगे जब हमें कोई फंक्शन बहुपद दिया हो, तो हम उसमें ये प्रूफ करते हैं कि x1, इसमें एक लाइन लिखनी पड़ती है, वो लाइन आपको याद करनी पड़ेगी कि x1 व x2 इस प्रकार हैं कि fx1 बराबर fx2। तो अगर हम वहां से प्रूफ करके x1 बराबर x2 ले आते हैं तो वो फलन एकैकी होता है, शर्त ये होती है। या फिर एक होता है बच्चों एरो डायग्राम की मदद से। ठीक है, एरो डायग्राम की मदद से भी हम बता सकते हैं कि एकैकी है या नहीं है। तो पहले तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं क्या क्या कंडीशन है। देखिए, इसको प्रूफ करने के लिए ये है कि एक लाइन लिखनी पड़ेगी, वो मैं लिख देता हूं। ठीक है, x1 व x2 इस प्रकार हैं कि fx1 बराबर fx2। यहां पर हमें इनको प्रूफ करने के लिए हमें क्या दिया होगा, एक फंक्शन दिया होगा fx, और एक fx बराबर कुछ भी दिया होगा, और एक फंक्शन होगा a to b फंक्शन होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे,
हम यहाँ पे ये लाइन लिखेंगे कि x1 व x2 इस प्रकार है कि fx1 बराबर fx2 और fx यहाँ किसी के बराबर है। यहाँ पर मान लीजिए कुछ भी हो सकता है, 2 + x हो सकता है fx बराबर। तो जब fx बराबर है 2 + x के और fx1 बराबर है fx2 के, तो यहाँ पे फिर हम लिख देंगे कि 2 अगर ये x1 है तो यहाँ लगा देंगे x1 और इधर 2 अगर ये x है और यहाँ है x2 तो यहाँ लगा देंगे x2। यानी हम यहाँ पे लिखेंगे कि x1 व x2 इस प्रकार हैं कि fx1 बराबर fx2, तो 2 + x1 बराबर होगा 2 + x2। और यहाँ से हम सॉल्व करके अगर x1 बराबर x2 ले आए, ये मैंने सब अपनी तरफ से बना लिया है सिर्फ, ठीक है, समझाने के लिए। x1 बराबर x2 ले आए तो फलन एकेकी होता है। एक तरीका तो ये है कि आप x1 बराबर x2 ले आओ प्रूफ करके, अगर x1 बराबर x2 आ जाता है तो वो एकेकी होता है। और या फिर एक और तरीका है इसी को बताने का, वो है एरो डायग्राम, ठीक है। एरो डायग्राम में क्या होता है, देखिए इसमें मान लीजिए हमारे पास कोई एक सेट दिया होगा, इसके अंदर कुछ एलिमेंट है 1, 2, एक सेट दिया होगा कोई भी a, ठीक है, और उस सेट से हमने एक रिलेशन बनाया 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके एक रिलेशन बना दिया। अभी तरफ से बना कर देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। ये सिर्फ मैं अभी इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसकी बात कर रहा हूँ, समझिएगा आप। या फिर मैं थोड़ा सा साफ करके, ये तो समझ गए ना आप, x1 बराबर x2 लेके आना है। और दूसरी शर्त क्या है यहाँ पे समझ लीजिए आप, जैसे यहाँ पर अगली तरीके से आप कैसे प्रूफ करेंगे, जैसे मान लीजिए आपको एक सेट दिया होगा और एक आपको रिलेशन दिया होगा, और रिलेशन में आप इस सेट से कुछ एलिमेंट बनाएंगे। जैसे मान लीजिए आपको दिया है 1, 2, 1, 2 और मान लीजिए आपको दे रखा है 5, 9, 7, 6 इस तरीके से कुछ दे रखे हैं रिलेशन में। कुछ मैं अभी तरफ से बना रहा हूँ, ये सब बनाने पड़ेंगे सवाल में, और जाए डीपली समझना चैप्टर में चले जाओ, पूरा समझा रखा है मैंने, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम एक एरो डायग्राम बनाएंगे, एरो डायग्राम, ये ऐसे करके एरो डायग्राम बनाते हैं। ये मान लीजिए सेट ए है और ये सेट बी है, एक और सेट दिया होगा आपको यहाँ पे बी बराबर, ठीक है। अब आपने क्या है, ये एरो डायग्राम बना लिया यहाँ पे। तो एकेकी यानी एकेकी फलन के लिए शर्त ये होती है कि सेट ए है और ये सेट बी है, ठीक है। और सेट ए के अंदर जो एलिमेंट है वो है 1, 2, 1, 5, 7 और सेट बी के अंदर एलिमेंट है 2, 9, 6 मान लीजिए, ठीक है। एक आपको सेट ए दिया होगा, एक आपको मान लीजिए सेट बी दिया होगा, यहाँ बी कट गया, चलो बी दिख दिया, ठीक है। एक आपको एक सेट दिया होगा, एक आपको सेट बी दिया होगा, और उनसे मिलकर हम एक रिलेशन बना लेंगे, ठीक है। और सेट ए के एलिमेंट ये है, सेट बी के एलिमेंट ये हैं। तो हम इसको एरो डायग्राम से कैसे करेंगे कि ए टू बी है और ए से बी पर क्या है, कोई फंक्शन है, ठीक है। तो मान लीजिए ये ए के एलिमेंट है 1, 5, 7, तो ए के अंदर लिख दो 1, 5, 7। ये बी के एलिमेंट है 2, 9, 6, तो 2, 9, 6 के अंदर लिख दो। अब क्या करिए बच्चों ने, मिलाइए। देखिए 1 रखने पे क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। 1 रखा होगा तभी तो मैं 2 मिला होगा, तो 1 को 2 के साथ मिला दो। 5 रखने पे 9 मिल रहा है, 5 को 9 के साथ मिला दो। 7 रखने पर 6 मिल रहा है, 7 को 6 के साथ मिला दो। ये बन गया एरो डायग्राम। तो क्या ये एक ही है, तो बस यही बताना हमें कि हाँ ये एक ही है। अब क्यों है एक ही, तो शर्त सुनिए, अब ध्यान से समझिएगा। एक ही शर्त दो होती हैं, दो तरीके से आप पढ़ सकते हैं। या तो आप x1 बराबर x2 ले आओ तो एक ही है, या फिर आप एरो डायग्राम बना लो। और शर्त यह है एरो डायग्राम की कि सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के एक ही एलिमेंट के साथ मैपिंग करना चाहिए। यानी 1, 1 नाम क्या है, 1, 1 फंक्शन, यानी कि एक एलिमेंट के साथ मैपिंग करना चाहिए। यानी सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं और सेट बी के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, तो एक एलिमेंट एक से ही मैपिंग करना चाहिए। ऐसा ना हो कि इधर के दो एलिमेंट इधर के एक ही एलिमेंट के साथ मैपिंग कर रहे हैं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। या इधर के दो एलिमेंट इधर के एक एलिमेंट के साथ मैपिंग कर रहे हैं तो गलत हो जाएगा। 1, 1 की शर्त यह है कि 1, 1 एक एलिमेंट एक के साथ, फिर दूसरा किसी अन्य दूसरे के साथ, तीसरा किसी अन्य तीसरे के साथ, तो फिर वो एक ही होगा। और सेट ए में कोई एलिमेंट खाली नहीं छूटना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पे एक और एलिमेंट लिखा होता, मान लीजिए 9, और वो किसी से मिल नहीं रहा है, या 10 लिखा होता, वो किसी से नहीं मिल रहा, वो अकेला बैठा है, तो फिर 1, 1 नहीं होगा। तो 1, 1 की शर्त समझ गए। या तो x1 बराबर x2 ले आओ, या
सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के एक ही एलिमेंट के साथ मैपिंग करना चाहिए और सेट ए में कोई अवयव खाली नहीं छूटना चाहिए, तो वो एक एक्यू होता है। क्लियर। अब बात करेंगे हम किसकी, आच्छादी फलन की बात करेंगे। तो 1 तो मैंने समझा दिया एक है की। इसकी शर्त क्या थी, शर्त लिख देता हूं कि सेट ए का एक अवयव सेट बी के एक अवयव के साथ मैपिंग करना चाहिए। ठीक है। या दूसरी शर्त में यह था कि आप x1 बराबर x2 ले आओ तो एक ही हो जाता है। इसकी कहानी खत्म। अब बात करेंगे आच्छादी फलन की। कोई भी फंक्शन आच्छादी का होगा। देखिए आच्छादी की शर्त ये होती है, जैसे एक की थी कि सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के एक ही एलिमेंट के साथ मैपिंग करना चाहिए और सेट ए में कोई अवयव खाली ना छूटे, ये शर्त थी, तो वो एक ही होता है। और आच्छादी के ये ले है कि सेट बी का प्रत्येक अवयव सेट ए के किसी न किसी अवयव के साथ मैपिंग करना चाहिए और सेट बी में कोई एलिमेंट खाली नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, ये थी शर्त। यहां मैं लिख देता हूं आच्छादी की कंडीशन, सेट बी का प्रत्येक अवयव सेट ए के किसी न किसी अवयव से, किसी भी अवयव से मिल सकता है, किसी न किसी अवयव से जरूर मिलना चाहिए, यानी मैपिंग करना चाहिए। सेट बी का कोई भी अवयव खाली न छूटे। ठीक है। अब देखिए मतलब शर्त आपको क्लियर कि सेट बी का प्रत्येक सेट के किसी न किसी अवयव से मैपिंग करना चाहिए और सेट बी का कोई एलिमेंट खाली नहीं छूटना चाहिए। अब देखिए एक एरो डायग्राम बना लेते हैं। मान लीजिए हमें ए सेट दे रखा है, इसके अंदर एलिमेंट दे रखे हैं 1 2 3। एक सेट बी दे रखा है, इसके अंदर दे रखे हैं 4 5 6। ठीक है। और हमने एक रिलेशन बनाया क्या कि 1,4 मान लीजिए 2,5 3,6 और वी ले लेते हैं। चलो एक बार जो है 6,1 नहीं 1,6 ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए तो यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर देखिए एक एरो डायग्राम अब बना लेते हैं। एरो डायग्राम, ये आपका सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, ए है और ये बी है। ए से बी पर एफ रिलेशन है, तो ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है 1 2 3, बी के अंदर 4 5 6। अब मैपिंग कराओ, 1 रखने पर 4 तो 1 4 से, 2 रखने पर 5 तो 2 5 से, 3 रखने पर 6 या 6 3 से मिल रहा है तो ऐसे करके, और देखिए 6 फिर दोबारा 1 से मिल रहा है तो 6 को 1 से मैपिंग करा दो। अब देखिए शर्त क्या थी, सेट बी का कोई अवयव खाली नहीं छूटना चाहिए। क्या सेट बी का कोई अवयव खाली छूट रहा है? नहीं छूट रहा है। सेट बी का प्रत्येक अवयव किसी न किसी अवयव के साथ मैपिंग करना चाहिए, तो सेट बी का प्रत्येक अवयव किसी न किसी से जरूर मिल रहा है, तो बस हो गया प्रूफ। आच्छादी। बस दो चीज देखनी है, सेट बी में कोई अवयव खाली तो नहीं छूट रहा, नहीं, सेट बी का प्रत्येक अवयव जरूर किसी न किसी के साथ मिल तो रहा है ना, मिल रहा है, बस तो आच्छादी है। ठीक है, तो ये शर्त हो गई आच्छादी की। अब तीसरी शर्त और आपकी बची है आंतरिक आच्छादी। अब देखिए आंतरिक आच्छादी की बात कर लेते हैं। तो आंतरिक आच्छादी क्या है? तो बच्चों ये जो आंतरिक आच्छादी होता है ना, ये आच्छादी का जस्ट उल्टा होता है। वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, बता दे रहा हूं। आच्छादी फलन में यह था कि सेट बी का कोई एलिमेंट खाली नहीं छूटना चाहिए, लेकिन इसकी शर्त ये होती है कि सेट बी में कम से कम एक अवयव खाली छूटना चाहिए। सेट बी में कम से कम एक अवयव खाली जरूर छूटे। ठीक है, ये होता है। इसमें सेट बी में कोई अवयव खाली न छूटे, ये था। ठीक है,
इसमें सेट बी में कम से कम एक अवयव खाली जरूर छूटना चाहिए। एक छूट जाए, दो छूट जाए, तीन छूट जाए, कितने भी छूट जाए, लेकिन कम से कम एक जरूर छूटे। तो दूसरे को उल्टे हो गए ना, ये कह रहा है सेट बी में कोई खाली ना छूटे, ये कह रहा है कम से कम एक छूटे, तो उल्टे हो गए ना, तो ये उल्टे होते हैं दूसरे के, ठीक है। तो इस तरीके से आपके तीनों फंक्शन जो है फलन आपके क्लियर मैंने करा दिए, और यहीं से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, आगे से क्वेश्चन कम बनते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको इसलिए इतना ही समझा दिया है, ठीक है। 2 एक्सरसाइज एक तरीके से आप देखिए, कभी कभी फंक्शन कई टाइप के बन जाते हैं। बहुत से फंक्शन देखिए ये भी होते हैं, 1 भी हो और आच्छादी भी हो, तो उसको क्या कहते हैं, तो एक एकी आच्छादी फलन, इनसे ही मिलके बनते हैं ये एक एकी आच्छादी फलन। ये भी पेपर में पूछता है, ठीक है। एक एकी आच्छादी या एक एकी आंतरिक आच्छादी भी बन जाते हैं। ये तो मान लीजिए आपका एक टाइप का बन गया। एक और होता है जो एक एकी और आंतरिक आच्छादी से मिलकर बनता है, एक एकी आंतरिक आच्छादी, ठीक है। और देखिए एक एकी आच्छादी बन सकता है, एक एकी आच्छादी, एक एकी आंतरिक आच्छादी बन सकता है, एक एकी आंतरिक आच्छादी बन सकता है, और आच्छादी आंतरिक आच्छादी कभी नहीं बन सकता, क्योंकि ये दूसरे को उल्टे हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एक एकी आच्छादी कौन सा होता है, जैसे मान लीजिए ये है, ये ए है और ये बी है, इसके अंदर ये कुछ एलिमेंट है, इसके अंदर ये कुछ एलिमेंट है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसके इसके साथ, तो ये एक एकी भी है और एक एकी भी है और आच्छादी भी है, ये दोनों हैं। अगर कोई फंक्शन एक एकी भी है और आच्छादी भी है तो उसे हम एक एकी आच्छादी कहते हैं। अब सर ये एक एकी क्यों है, एक एकी इसलिए है, मैंने कहा था कि सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के एक ही एलिमेंट के साथ मैपिंग करना चाहिए, यही शर्त थी। तो एक एलिमेंट एक के साथ ही मैपिंग कर रहा है, तो ये एक एकी तो है, और ए का कोई एलिमेंट खाली नहीं छूट रहा, एक एकी है, ठीक है। अब बात करते हैं आच्छादी। आच्छादी में मैंने बताया था सेट बी में कोई अवयव खाली ना छूटे, कोई खाली छूट रहा है नहीं, और प्रत्येक एलिमेंट किसी ना किसी से मैपिंग कर रहा हो, तो कर रहा है, तो एक एकी भी है, आच्छादी भी है, इसलिए एक एकी आच्छादी दोनों है, क्लियर। अब बात करें एक एकी आंतरिक आच्छादी की, इसका एक एग्जांपल ले लो। मान लीजिए इसके साथ ये 4 एलिमेंट हैं, इसके साथ ये 5 एलिमेंट हैं, ठीक है, और ये ए है और ये बी है, इसके साथ एफ फंक्शन है। अब देखिए इसको इसके साथ मैपिंग करा दो, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, ठीक है। अब देखिए शर्त क्या थी, एक एकी आंतरिक आच्छादी क्यों, पहले बताइए एक एकी है या नहीं है, कैसे चेक करेंगे। सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के एक ही एलिमेंट के साथ मैपिंग कर रहा है, सेट ए में कोई खाली छूट रहा है नहीं छूट रहा, तो एक एकी है। आंतरिक आच्छादी, आंतरिक आच्छादी की शर्त क्या थी कि सेट बी में कम से कम एक अवयव खाली छूटे, तो छूट तो रहे 2 एलिमेंट खाली, ठीक है, तो इसलिए एक एकी आंतरिक आच्छादी दोनों हैं। अब बात करें कि आच्छादी और आंतरिक आच्छादी दोनों एक साथ क्यों नहीं हो सकते, इसलिए नहीं हो सकते कि ये कहेगा कि सेट बी में कोई एलिमेंट खाली मत छोड़ो, तब जाके ये आच्छादी होगा, और ये कहेगा सेट बी में एक एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट खाली छोड़ो, तब जाके ये होगा। ये होगा तो ये नहीं होगा, ये होगा तो ये नहीं होगा, तो दोनों एक साथ फिर नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये 2 एक्सरसाइज क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैंने इसी के बारे में समझाया। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि समझाने का काम ज्यादा था। अगले चैप्टर्स में 10-10 मिनट के मिसों से वीडियो बनेंगे, चैप्टर पर पहले फॉर्मूले लिख लेंगे फिर समझा देंगे, ठीक है बच्चों। वीडियो को ज्यादा शेयर करना, अगर आगे चैप्टर्स की वीडियो चाहिए तो इस पर रेस्पॉन्स मुझे बहुत अच्छा चाहिए, ठीक है।